हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कब आपने पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर अटेम्प्ट्स। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे बाय नवंबर एंड दिसंबर से आपने स्टार्ट कर देना चाहिए प्रीलिम्स इफ़ यू आर गिविंग योर प्रीलिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और अगर इससे पहले आपने अगर एक बार भी सीरियसली पढ़ के प्रीलिम्स दिया होगा, देन यू कैन स्टार्ट बाय मिड दिसंबर और जैन अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट लेवल। ओके, हम यहाँ पे देखेंगे प्रीलिम्स 2026 के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कब से और कैसे हमें स्टार्ट करना है और किस सब्जेक्ट को क्या वेटेज देना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू हियर इज, ये स्ट्रैटेजी आपको आपके अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, कोई लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दे रहे होंगे, किसी ने एक बार दी होगी, किसी ने एक बार क्वालिफाई किया होगा या किसी ने मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई किया होगा। ऐसे वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपको इसको आपके नीड के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है। नॉट ओनली दिस, बट कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी। जो भी क्लेम करेंगे कि दिस वर्क्स, वो तो झूठ रहेगा। तो जो आपके लिए वर्क होगा या जो आपको लगता है कि आपके लिए वर्क होगा वो करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो वो उन्होंने स्टार्ट कर देना चाहिए प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अभी 15 नवंबर या बाय द एंड ऑफ नवंबर यू कैन स्टार्ट विथ योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। क्योंकि अगर जो भी कोई फर्स्ट टाइमर है, ठीक है, आपको थोड़ा टाइम समय बिताना पड़ेगा विद द एमसीक्यूज। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ पढ़ के और रिवाइज करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ऐसी बात नहीं। उससे आपको हेल्प होगी, दैट इज ट्रू। यू हैव टू रीड द बेसिक बुक्स एंड यू हैव टू रिवाइज देम एंड देन यू कैन सॉल्व, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू सॉल्व देम एंड दैट विल कम विद द प्रैक्टिस। जिन्होंने एक दो बार दिया है उनको पता होगा कि वो सॉल्व करने का जो नैक है उनको वो डेवलप हुआ होगा। लेकिन इफ यू आर गिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, देन यू शुड स्टार्ट नाउ बिकॉज यू माइट नीड some extra weeks or month to crack this prelims. Okay, then the most important thing for prelims is static syllabus. अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स जो है वो स्टैटिक सिलेबस से ही क्लियर होगी। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं लेकिन वो कम आते हैं और आपको भी नहीं पता कि क्या आप वहाँ पे वो सॉल्व कर पाओगे या नहीं एग्जैक्टली लेकिन अगर स्टैटिक सिलेबस आपका अच्छा है और जो 40-50 क्वेश्चंस अगर आप वहाँ पे परफेक्टली करेक्टली कर पाए, अटेम्प्ट कर पाए, तो यू डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, तो स्टैटिक पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। और स्टैटिक में भी यहाँ पे आप जो लिस्ट देख रहे हो, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट्स है और इनको मैंने प्रायोरिटी वाइज लगाया है एज पर इम्पोर्टेंस। ये जो ऑर्डर है इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रेफर करो कि आप पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, ये जो सब्जेक्ट्स है इनको ज़्यादा वेटेज दो, इनको अच्छे से कवर करो। इनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपको पता होने चाहिए और अगर इस पे स्टैटिक में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका वो करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो अभी स्टैटिक सिलेबस आपको कवर करना है। पॉलिट और इसका सोर्स जो है आपने पहले ही डिसाइड किया होगा या अभी तक आपने जो पढ़ा है उसी को रखो, चेंज मत करो। तो जो बेसिक रूल है कि एक रिसोर्सेज उतना ही आपको इनफ है, ज़्यादा रिसोर्स के पीछे नहीं भागना है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको एक ही रिसोर्स रखना है। ठीक है, अभी ये क्यों, इमेजिन करो अगर आपने पॉलिटी के लिए 4 बुक्स पढ़ी है, ठीक है, तो उसको रिवाइज करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम के एक महीने पहले या लास्ट मंथ में अगर आपको पॉलिटी रिवाइज करना है और अगर आपके पास 4 सोर्सेस है, तो आप किस में से और क्या रिवाइज करोगे? हाँ, और अगर आपका पॉलिटी में एक ही सोर्स होगा और वो आप 4 बार पढ़ पाओगे तो वही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ये ब्लंडर नहीं करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि जैसे ही आप अभी आगे बढ़ते जाओ, फेब्रुआरी मार्च में आप देखोगे कि कंप्लीट योर पॉलिटी इन 20 डेज, रिवाइज योर पॉलिटी इन 5 आवर्स, ऐसी बहुत सी चीज़ें आएंगी। लेकिन जो एक बुक आपने आज तक पढ़ी है उसी को प्रेफर करो, वही आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, एक रिसोर्स इज द की।
ठीक है, आपको ये याद रखना है, किसी एडवर्टाइजमेंट या किसी ट्रैप में आपको फंसना नहीं। दैट्स द मेन पॉइंट आई वांट टू एम्फेसाइज हियर। ठीक है, एक रिसोर्स कोई भी चूज करो, अगर नहीं किया होगा और जो किया होगा तो उस पर यू हैव टू ट्रस्ट योर रिसोर्स अनलेस इट इज कंप्लीटली बैड। ठीक है, तब तक आप ट्रस्ट करो, उसको रिवाइज करो। पॉलिटी के लिए एनीथिंग, लक्ष्मीकांत या कोई भी एक सोर्स जो आपने आज तक पढ़ा हो उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। इकोनॉमी के लिए भी सेम, आप यहाँ पे लक्ष्मीकांत और एनी वन जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इकोनॉमी के लिए भी सेम। मैंने तो मृणाल सर के नोट्स रीड किए थे मेरे हर अटेम्प्ट में। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आपने आज तक जो भी बुक पढ़ा होगा, बीट नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह या श्रीराम आईएएस के नोट्स या किसी भी क्लास के नोट्स होंगे, लेकिन एक आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, इकोनॉमी के लिए, और उसको ही बार बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट के लिए अगेन एनी वन, you can prefer PMFIS or any coaching institute material if you want, but any one. ठीक है, environment. Then next is geography. For this NCRT enough है। ठीक है, 11th and 12th NCRT it is enough, more than enough। बाकी आपको किसी भी कोई भी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप PYQs देखोगे, एग्जैक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए गए। ठीक है, एंड स्पेशली 11th क्लास के एनसीईआरटी आपको तो जितने भी बार आप पढ़ पाओगे, आई वुड सजेस्ट उसको अच्छे से पढ़ो, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ो। अभी ये नहीं है कि पढ़ना एक अलग है और एग्जाम के लिए पढ़ना अलग है। अगर आपने आज तक देखा नहीं होगा तो आप देखो 2024 का प्रीलिम्स का पेपर आप देखो, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखो और 11th एनसीईआरटीज में वो देखो। एग्जैक्टली आप देखोगे, एग्जैक्ट जो वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन आए और वो आसानी से आंसर होता, प्रोवाइडेड यू हैव रिवाइज एंड यू हैव रेड इट प्रॉपरली। ठीक है, अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा हाँ ये तो एनसीईआरटी से है, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है, नॉर्थ है या साउथ है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, ये जो चीजें है, ये जो कंफ्यूजन है, ये आपका क्लियर होगा विथ रिविजन। और रिवीजन के टाइम पे भी आपको वहां पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो रिवीजन भी करते वक्त एग्जैक्ट उसको चीजों को याद रखना है आप, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ऑब्वियसली। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगेन यू कैन रीड स्पेक्ट्रम और एनी वन बुक। 10 बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक नई एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास का मटेरियल, ये नोट्स वो नोट्स, किसी के शॉर्ट नोट्स, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई भी एक सोर्स पढ़ आप चूज कर सकते हो और उसी को बार बार पढ़ो। ठीक है, कभी आपने देखा होगा स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आंसर हो रहे, कभी नहीं हो रहे, कभी नई बुक से अगर एक दो क्वेश्चन हो रहे तो उसके पीछे मत जाओ, क्योंकि अब वो बुक में से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जो बेस है वो है स्पेक्ट्रम। बेसिक चीजें जो भी एक्ट्स है, जो भी पॉलिसीज और जितना भी फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी चीजें हुई, उतने स्पेक्ट्रम में अगर आपने पढ़ा तो बेसिक क्वेश्चन जो सब लोग करने वाले हैं उसके लिए आपका कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा, उतना ही आपको इनफ है। एक्सेप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे नहीं आपको टारगेट करना है। जो क्वेश्चन सब लोग करने वाले पहले उन पे आपको ध्यान देना है, वो पहले आप कवर करो। ठीक है, एंड अगेन एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, I would suggest NCRTs are enough, or any coaching institute notes or compilation if you get for this. Again, that would be enough. अभी एज पर फॉर प्रीलिम्स आपने देखा होगा एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन एनसीईआरटी से तो सॉल्व होते, जितने भी बेसिक है, जो भी अगेन एक्सेप्शनल हो गए वो तो आप कोई भी रिसोर्स उठा लो वो कहीं से एड्रेस नहीं होगा। लेकिन जो बेसिक एकदम इजी क्वेश्चन है जो 2025 में भी आए थे आपने देखा होगा, तो वो एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे, तो आप उनको टारगेट करो। तो फर्स्ट बी इट एनी न्यू ओल्ड कोई भी एनसीईआरटी, आई वुड सजेस्ट, मैंने तो थीम्स की जो एनसीईआरटी है, थीम्स 1 to 3, वो पढ़ा था, उसके नोट्स भी मैंने बनाए थे इनफैक्ट, और वहां से भी बहुत से क्वेश्चन आंसर होते हैं। ठीक है, और कोई भी कोचिंग यू कैन चूज बिटवीन कोचिंग इंस्टीट्यूट एनी नोट्स और एनसीईआरटी। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट अगेन गो फॉर द एनसीईआरटी।
कोचिंग इंस्टीट्यूट या एनी नोट्स, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जस्ट टू बल्क इट अप, बट दैट इज नॉट नीडेड फॉर द प्रीलिम स्टेज। एंड एंशियंट वीडियो एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर आप नितिन सिंघानिया भी पढ़ सकते हो, बट बी सिलेक्टिव, उसमें बह मत जाना। या आप, आई वुड से कि उसके भी नोट्स मत बना लेना, क्योंकि वो बहुत बल्कि है एंड इट कीप्स गेटिंग अपडेटेड आफ्टर एग्जाम। ठीक है, तो आपको लगेगा इसमें से आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, उसके ट्रैप में आप मत रहना। प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर के अगर आए तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो ऐसे आते हैं कि जो आपको स्किप करने पड़े, या आपको रैंडम अगर आपने उसमें ब्लफ किया तो भी रिस्की है। तो ये तो हो गए कुछ रिसोर्सेस। अलोंग विथ इट मैपिंग, अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स और मेंस भी, लेकिन प्रीलिम्स में अभी आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस मैपिंग में से आ रहे। और यहाँ पे मैं प्लेसेस इन न्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैपिंग जो कि स्टैटिक मैपिंग वर्ल्ड प्लस इंडिया की। ठीक है, वर्ल्ड प्लस इंडिया की मैपिंग जो भी बेसिक है, अगेन 24 में क्वेश्चन आया था, रिवर्स एंड डैम्स का कुछ तो क्वेश्चन आया था, फिर माउंटेन्स रेंजेस का भी क्वेश्चन आ रहे हैं, या स्टेट्स के कुछ पर्टिकुलर चीज है उसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और 25 में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था। तो ये मैपिंग आपको करनी है। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट, यूट्यूब पे ही सुदर्शन गुर्जर सर के वीडियोस है, वहाँ पे भी आपको मैपिंग अच्छे से कवर हो सकती है। अगर आपने नहीं किया होगा तो आप वहाँ से करो, उसके नोट्स बनाओ, और फिर यू कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा आपको, मैपिंग आपने अगर नहीं की होगी तो अभी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप खाना खा रहे हैं, या कुछ आपको बोर हो रहा है, या नाइट में, या कुछ लंच के बाद, जो भी कोई भी आप एक टाइम चूज कर सकते हो, एंड ग्रेजुअली स्टार्ट करो मैपिंग। ऐसा नहीं है मैपिंग कि आपने 2 दिन में 20 वीडियोस देख लिए और आपको लग रहा है कि मैपिंग हो गई, नहीं। ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो वो 2 दिन में इतना स्टोर करना, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप क्या करो, रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैपिंग एक साइड बाय साइड कवर करो, और जल्दी स्टार्ट किया तो आपको बाद में रिवाइज करने को और याद रखने को भी आसान होगा। और जितना आप उसको अपने, जितना आप ग्लांस करोगे उतना वो नेचुरली आपको चीजें याद रहने लगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही मैकेनिकल आपको याद करना है। कुछ रिलेट करो प्लेसेस को, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से उसको रिलेट करो, तो आप आसानी से याद रख पाओगे, वो तो नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन मैपिंग भी आपको कवर करना है। ठीक है, ये हो गया स्टैटिक सिलेबस के कुछ रिसोर्स और कैसे करना है। तो और मैं आपको बताऊंगा, स्टैटिक सिलेबस का आपको कम से कम 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना है ये। हाँ, अगेन मस्ट पॉइंट है आपके लिए, 3 to 4 रिविजन्स आर नीडेड। ठीक है, मिनिमम है ये, इसके ऊपर आप जितना भी करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि स्टैटिक सिलेबस जो भी रिवाइज करना है आपको, वो परफेक्ट होना चाहिए। स्टैटिक के साथ आप परफेक्ट होगे, तभी वहां जाके आपको एलिमिनेशन टेक्निक या गेस वर्क उधर करने की जरूरत नहीं आएगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो भी एलिमिनेशन टेक्निक और जो भी आप कह सकते हो इंटेलिजेंट गेसिंग, ये सब चीजें हैं ना, ये 15 से 20 क्वेश्चन में ही आप अप्लाई कर पाओगे, और उधर अप्लाई किया तो ही आपको क्लियर करोगे आप। ठीक है, स्टैटिक के क्वेश्चन में या 50 के ऊपर अगर आप ऐसे क्वेश्चन में ये टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो तो नहीं होगा। मैं आपको ब्रूटली ऑनेस्ट होके बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में अगर एलिमिनेशन टेक्निक बाद में रेट्रोस्पेक्टिवली आप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर आप करने लगोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा और चांसेस बहुत कम होते हैं। वो सॉल्व कैसे करना है और वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको रिवीजन करनी है, 3 से 4 बार कम से कम रिवाइज करना है, तो ही वहां पे आपको जो स्टैटिक क्वेश्चन है ना वो आप एग्जैक्ट सॉल्व कर पाओगे, कि ठीक है इसका ये आंसर उसके लिए आपको ऑप्शंस एलिमिनेशन की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको वहां पे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ चलो, नाउ आई एम डूइंग इट राइट। तो इसलिए 3 से 4 रिवीजन मस्ट है, और उस हिसाब से आप प्लानिंग करो, उस हिसाब से आप प्लानिंग करो। प्लानिंग का मैं आगे आपको बताऊंगा ही, लेकिन अभी स्टैटिक सिलेबस के लिए इतना आई थिंक इट इज इनफ फॉर द मोमेंट। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स।
अगेन बैलेंस करना है आपको, किसी भी एक चीज को एक्सेसिव वेटेज नहीं देना है, स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स। पिछले 1.5 साल का लगता है, 2 साल का लगता है, कितने क्वेश्चंस आए, उस एनालिसिस में आप ज्यादा मत ये करो। करंट अफेयर्स अभी हम बता नहीं सकते कि कितने टाइम से, कभी भी 2 साल पुराना भी कभी पूछ लेते हैं स्कीम या ये, तो आप कितना ही कवर कर पाओगे। लेकिन बेसिक जो है, लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स इज बेसिक मिनिमम, उतना तो कवर करना ही है। और ये भी नहीं कि 100% करना है। अगर आपने मंथली मैगजीन पढ़ा होगा आज तक, अगेन अगर आज तक पढ़ा होगा मंथली मैगजीन, और अगर आप उसको रिवाइज कर रहे हो तो कंटिन्यू करो, ठीक है। इफ नॉट, तो आप एनुअल कंपाइलेशन भी ले सकते हो। तो मैंने तो मेरे केस में एनुअल कंपाइलेशन ही पढ़ा था लास्ट 2-3 प्रीलिम्स के लिए। जो भी किसी भी एक इंस्टीट्यूट के लिए आप ले सकते हो। मैंने विजन के एनुअल कंपाइलेशंस पढ़े थे प्रीलिम्स से पहले, लेकिन फिर मैंने उतना ही किया था, ज़्यादा 2-3 इंस्टीट्यूट या वहाँ से मैंने चेज नहीं किया। जितना भी एक मैगजीन से कवर हो रहा था उतना ही मैंने किया, लेकिन उसको भी रिवीजन, उसको भी इम्पोर्टेंट है। एक बार अगर आप पढ़ोगे तो इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमेंबर एंड अप्लाई इट इन द एग्जाम। इफ यू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस, देन यू कैन रिमेंबर एंड देन यू कैन यूज इट इन योर एग्जाम, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी आपको फोकस ऐसी चीज़ों पे करना है, साइंस एंड टेक हो गया, ठीक है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड स्कीम्स, ये जो कुछ चीज़ें हैं इस पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। साइंस एंड टेक में आप में वो डिफेंस हो गया, या स्पेस के प्रोग्राम्स हो गए, डिसीज हो गए, कुछ जो भी रिसेंट चीज़ें हुई है और इनोवेशंस हुए, उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है साइंस एंड टेक में, ठीक है। और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी आपको अभी से आप आपके प्लान में टाइम निकाल के रखो। नहीं तो क्या होता है, तब आप स्टैटिक पढ़ोगे, फिर बाद में पढ़ते फिर प्रीलिम्स आ जाती है, और उससे पहले अगर आपने एक ही रीडिंग किया तो भी उसका यूज़ नहीं होगा। तो अगर अभी आप प्रीलिम्स का प्लान बना रहे हो तो इसकी इन सब चीज़ों के लिए एक सेपरेट टाइम निकाल के रखो। आपको स्कीम्स भी पढ़नी होगी क्योंकि अभी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं स्कीम्स में, ठीक है। और स्कीम्स भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको नाम आपने पढ़ लिया स्कीम का और उसका पर्पस क्या है पढ़ लिया, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इट्स नॉट इनफ। आपको उसकी मिनिस्ट्री जाननी चाहिए, याद रहनी चाहिए, और जो भी कुछ एक दो एक्स्ट्रा चीजें होगी वो भी आपको अच्छे से स्कीम्स में याद रहना है, रखना है। तो इसीलिए स्कीम्स भी मैपिंग की तरह ही है। रोज आपको कुछ चीजें उसमें, कुछ कुछ स्कीम्स आपको पढ़नी होगी, और आप एक दिन में अगर 50 स्कीम्स पढ़ोगे तो ऑब्वियस है उसका सब मिक्स हो जाएगा। तो आपको लगेगा हाँ ये स्कीम मेरे को याद है, तो मैं ये अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप उसको रिवाइज करोगे और ज़्यादा बार पढ़ोगे तो ही आप सेपरेटली अच्छे से याद रख पाओगे, क्योंकि बहुत से टाइम स्कीम्स का पर्पस भी कभी कभी ओवरलैप हो सकता है। इसीलिए स्कीम्स पे आपको रोज ही करके, सम स्कीम्स यू हैव टू रीड ऑन डेली बेसिस, तो भी आप ग्रेजुअली स्कीम्स भी कवर कर पाओगे। जो भी आप एक कोचिंग का मैगजीन या कोई भी कंपाइलेशंस ले लो स्कीम्स के लिए, वहां पे रोज आप 5 पेजेस या एक्स नंबर ऑफ पेजेस रोज कवर कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए ये हो गया। और और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत सारा नहीं करना है, कोई भी एक रिसोर्स इनफ है। अगर आप करने जाओगे तो आपको बहुत सी वेबसाइट्स भी है, आप अलग अलग एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो, आपको बाद में टेस्ट में भी आएंगे, या जो भी फ्री वेबसाइट्स या जो भी कोई इनिशिएटिव होती है वहां पे भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, तो वो भी आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक सोर्स अगर आप कर रहे हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत से सोर्स में से ही आपको बना के दे रहे हैं। अगर आपने आज तक नहीं किया होगा देन यूटिलाइज देयर रिसोर्स। वो भी पीआईबी से ही कहीं से निकाल रहे हैं, वो भी वेबसाइट से ही तो कंटेंट निकाल के ला रहे हैं आपके लिए। अगर रेडीमेड मिल रहा है उतना, तो आप उतना पहले कवर अच्छे से कर लो, ठीक है। अगर आपने जो मैगजीन पढ़ा है उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो क्या आप सॉल्व कर पा रहे होगे? आस्क योरसेल्फ। पढ़ने के लिए मत पढ़ो। अगर वो मैगजीन में से कोई क्वेश्चन आया तो ठीक है, ये सॉल्व हो रहा है, ये मुझे याद है, तो ही तो कोई यूज है। तो खुद के लिए ये अश्योरेंस देने के लिए थोड़ी पढ़ रहे कि ठीक है मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया।
लेकिन क्या उसमें से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे? दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। अगर मैंने पॉलिटी पढ़ा, लक्ष्मीकांत पढ़ा, उसमें से क्वेश्चन आया और सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ तो गलत हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग हियर दैट यू हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे उस रिसोर्स में अगर आए तो। ठीक है, तो स्टैटिक हो गया, अभी करंट अफेयर्स हो गया। अभी आता है ये पीवाई क्यूज। अगेन पीवाई क्यूज आप स्किप ही नहीं कर सकते। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो पीवाई क्यूज तो आपके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। ठीक है, तो अभी पीवाई क्यूज कैसे करने हैं, अगेन अ सेपरेट डिस्कशन। लेकिन पीवाई क्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझनी चाहिए। ठीक है, आपको पैटर्न समझना है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले इलिमिनेशन टेक्निक कैसे अप्लाई हो रही थी, फिर ओनली वन ओनली टू आ गया, अप्लाई हो रही है लेकिन कुछ अलग कॉन्टेस्ट में हो रही। पहले बहुत इजी था अगर कंपेयर करें तो, अब थोड़ा ट्रिकी हो गया। ठीक है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कैसे सॉल्व करने हैं? वो तो इजी है क्वेश्चन, लेकिन ट्रिकी है। अगर आपको समझ गया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने। तो कितने कितने सॉल्व करने हैं आपको? लास्ट 10 ईयर्स के तो मिनिमम है। लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू मिनिमम। हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स? एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज पॉसिबल। ठीक है, जितने भी बार आप कर पाओगे आपको पीवाईक्यूज करने ही है, क्योंकि वही आपको बेस्ट एक टेस्ट करेंगे। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन पीवाईक्यूज जो है वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे आपका खुद का प्रिपरेशन एनालाइज करने के लिए। तो पीवाई क्यूज आर मस्ट। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विद द पीवाई क्यूज। पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी के पीवाई क्यूज देखो कौन से क्वेश्चन आए। पॉलिटी जो आपने पढ़ा उस चैप्टर में से आप भी देख सकते हो चैप्टर वाइज, तो आपको समझेगा कि ठीक है यार, जो मैंने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो यू हैव टू अडेप्ट। ठीक है, यू हैव टू चेंज योर अप्रोच। क्या चीजें याद रखनी है, कैसी चीजें पूछ रहे। अगर कोई भी सपोज एक्ट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स जो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल थे, उसमें से क्वेश्चन आ रहे। ठीक है, तो आपको सिर्फ स्टोरी लाइन नहीं, उसके एग्जैक्ट फीचर्स भी पता होने चाहिए कि ये 1909 में आया, ये 1919 में आया। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। तो पीवाईक्यूज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। तो स्टार्ट, अगर जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो उसके साथ आपको पीवाईक्यूज लेने ही लेने और उसको सॉल्व करने। ठीक है, और बाद में आपको ईयर वाइज भी पीवाईक्यूज सॉल्व करने। पीवाईक्यूज अगेन वो हो गया। क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रीलिम्स इज एमसीक्यू बेस्ड पेपर। ओके, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का भी, जो मैंने पहले बोला, अप्रोच जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। आप जितना कितना भी आप पढ़ लो, लेकिन जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि गेम क्या है। समझ रहे? आपको पढ़ने के लिए अच्छा लगेगा, हो रहा है ठीक है, लेकिन जिस दिन आप टेस्ट लोगे और सॉल्व करोगे तब आपको एग्जैक्टली समझेगा कि क्या हो रहा है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, इसलिए जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। जितने भी आप टेस्ट सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस कुछ आपने टारगेट रख लिया कि 100 टेस्ट सॉल्व करने हैं और अगर आपसे नहीं हुए तो आपको डीमोटिवेट या डीमोरलाइज नहीं होना। एक रियलिस्टिक टारगेट रखो। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो। ठीक है, अगर आपने आपके प्लान में सबसे पहले पॉलिटी लिया है, तो अगर आपने पॉलिटी होने के बाद आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लो, किसी भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट लो अलॉन्ग विद द पीवाईक्यूज, दैट इज नो चॉइस। तो आप टेस्ट दो। ठीक है, आपको समझेगा कि फिर आप एनालाइज करो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्लस एनालिसिस। एनालिसिस कैसे करना है उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एनालिसिस मस्ट है। ठीक है, नहीं तो टेस्ट देके भी कोई फायदा नहीं। आपको एनालाइज करना है कि मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, क्यों हो रही है। जिस जो मैंने पढ़ा अगर वही में से क्वेश्चन आया फिर भी मैं अगर रॉन्ग हो रहा है, तो फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्यों रॉन्ग हुआ। क्या आप कैजुअल, आपका अप्रोच वहाँ पे कैजुअल या निग्लिजिबल था, या आपने रिवाइज अच्छे से नहीं किया, या आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे।
ये सब चीज़ें देखो कि क्यों मिस्टेक्स हो रही, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट देने हैं, उसको एनालाइज करना है। उसके बाद अगर फिर आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो, या जो भी दो दो तीन सब्जेक्ट्स की जो कंबाइंड टेस्ट होती है वो आप टेस्ट दे सकते हो, लेकिन आपको टेस्ट देने हैं फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आप जो भी यूपीएससी एग्जाम के क्वेश्चन है, यूपीएससी एग्जाम के क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, बीट एनडीए, सीएपीए, सीआईएसए, सीडीएस, जो भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज, पूछने की जो लैंग्वेज है या कॉन्सेप्ट है वो बहुत से सेम होते हैं, तो आपको और प्रैक्टिस होगी, तो अगेन फॉर योर बेनिफिट। तो ये आपके नीड के हिसाब से आप इसको चूज करो कि आपको कितना सॉल्व करना है, लेकिन आप सॉल्व करो। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो सबसे पहले आप सिलेबस को कवर करो और फिर टेस्ट सॉल्व करो। और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि सब सिलेबस कवर करके सॉल्व करो, कोई भी आपने सब्जेक्ट उठाया उसका सिलेबस कवर करो फिर टेस्ट सॉल्व करो। लेकिन किसी ने दो प्रीलिम्स अगर दे दिए होंगे, एक दो प्रीलिम्स अगर आपने दिए होंगे, तो यू कैन स्टार्ट विद द टेस्ट डायरेक्टली, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द बेसिक कॉन्सेप्ट। Then you can test yourself how much you remember and how much you can apply and how much of your conceptual clarity is correct, ठीक है। पर अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कोई भी एक सब्जेक्ट लो, उसको पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, देन टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक भी आपको बनाना है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपका वो जो एप्टीट्यूड है वो डेवलप होगा। देन व्हाट इज नीडेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज नीडेड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एंड ड्यूरिंग द एग्जाम। तो आज हम प्रिपरेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है उतना ही देखेंगे। एग्ज़ाम के लिए भी आपको सेम क्वालिटीज़ लगेंगी, लेकिन वो कैसे और क्यों लगती है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है प्लानिंग। अभी प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? अगर आपने प्लान नहीं किया, आपका प्रिपरेशन जो भी है 24 मई तक, प्रीलिम्स के दिन तक अगर आपका प्लान रेडी नहीं है, तो फिर आपका होगा रैंडम प्रिपरेशन। और जब रैंडम होगा तब आएगी आपको एंजाइटी, फिर आएगा प्रेशर, ठीक है। फिर होगा हैप्पीजार्ड प्रिपरेशन, फिर आपको लगेगा कि एग्जाम इज तो बहुत ही डिफिकल्ट होते जा रहा है। लेकिन अगर प्लानिंग होगा तो आपको पता होगा आप कौन से महीने में क्या पढ़ने वाले हो, कौन से वीक में आप क्या सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, कौन से दिन आपने कौन सी टेस्ट देनी है, ये आपको पता होगा। 24 मई को अगर एग्जाम है तो 22 मई को आप क्या कर रहे होगे, ये प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए। तभी तो आपका ये भी जितना टाइम है वो आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। तो प्लानिंग मस्ट है प्रिपरेशन में, ठीक है। वैसे ही एग्जाम हॉल में भी आपका प्लान रेडी होना चाहिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या आपका अप्रोच रहने वाला है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कितने राउंड्स आप करोगे, क्या आप राउंड्स में पेपर सॉल्व करना चाहते हो या आप वन गो में सॉल्व करोगे। जो भी चीज़ है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, वो आपका प्लान होना चाहिए। अगेन रैंडम नहीं होनी चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। सेकेंड इज एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड आपको पॉजिटिव दोनों जगह रखना है, ठीक है। अभी सोचो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि एग्ज़ाम तो बहुत डिफ़िकल्ट है और होना तो मुश्किल ही है, तो फिर आपका प्रिपरेशन कैसे होगा, ठीक है। आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा, अभी लोग मोटिवेट होते, अभी वो सब चीज़ें करेंगे, ये भी टेस्ट, वो भी टेस्ट, ये प्रिपरेशन, ये डिस्कशन, ये कोचिंग सब करेंगे, ठीक है। जनवरी फरवरी में वो बहुत इंथुजियास्ट रहते, लेकिन जैसे एग्ज़ाम पास आती है वो डिमोटिवेट होने लगते, वो खुद को क्वेश्चन करने लगते, फिर वो स्ट्रैटेजी पे डाउट करने लगते, फिर रिसोर्सेज पे डाउट करने लगते, फिर ऐसे लगता है क्या मैंने सही किया या नहीं, क्या जो भी मैंने टेस्ट दी वो क्यों गलत हो रहे, मार्क्स क्यों कम आ रहे, ऐसी सब चीज़ें वो खुद को पूछने लगते। तो फिर वो एक वीक पहले तो आपने देखा होगा बहुत से बच्चे वो एग्जाम छोड़ ही देते, उनको लगता है कि ठीक है अभी हम नेक्स्ट टाइम देंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में देंगे, इस अटेम्प्ट में तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये फ्रेंड का वो स्कोर आ रहा है, इनका वो स्कोर आ रहा है, इन्होंने 100 टेस्ट दी, इन्होंने 150 टेस्ट दी और मैंने तो 20 ही टेस्ट दिया, अब कैसे होगा। अगर ये आपका एटीट्यूड है तो अगेन फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको मेंटेन ही करना है। और एग्जाम हॉल में तो नो डाउट, नो डाउट अगर आप जा रहे हो तो ऐसे जाओ कि आई एम
ऑलरेडी गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम, इस हिसाब से जाओ। अभी जाके सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है, मैंने क्लियर तो कर ही ली एग्जाम, ये ठीक है, एरोगेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आप इट्स मतलब एक्सप्लेन करने की ही जरूरत नहीं। एक दिन अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो और दूसरे दिन अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, फिर तो क्या ही यूज होगा। कंसिस्टेंसी मतलब अगर आप रोज भी 7 घंटे पढ़ रहे हो, आज आज से लेके 24th मई तक, प्रोडक्टिव 7 आवर्स इफ यू आर पुटिंग, तो फिर आपका अच्छा पढ़ाई होगा, ठीक है। इसीलिए कंसिस्टेंसी में ठीक है, एक दो दिन कभी आपका तबीयत खराब हो गई या कुछ फंक्शन है या आप बाहर गए, वो एक्सेप्शनल चीजें छोड़ दो, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको पढ़ना ही है, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है। अगर टेस्ट दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि पहले 2 दिन में 5 टेस्ट दे दी लेकिन फिर बाद में 10 दिन में एक भी टेस्ट नहीं दी, ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली आपको प्रिपेयर करना है। एग्जाम हॉल में भी आपको सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जो भी आपका एटीट्यूड रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन से एंड तक, जो भी 2 आवर्स है उसमें आपको कंसिस्टेंटली फोकस्ड रहना है, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होना है। तो वो ये तो बाद में हम देखेंगे जैसे एग्जाम नजदीक आती है। फोर्थ इज एडेप्टेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप प्रिपेयर करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे करोगे और तब आपको दिखेगा कुछ तो गलत हो रहा है, आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, ठीक है। आपको अडेप्ट करना है चीज़ों के साथ। अगर एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन का फॉर्म बदल रहा है, तो अडेप्ट करना है आपको। जो चीज़ें 5 साल पहले वर्क हो रही थी वो शायद अभी नहीं होंगी, बट यू हैव टू बी क्विक लर्नर एंड यू हैव टू अडेप्ट टू द सिचुएशन। अगेन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑल्सो एंड ड्यूरिंग द एग्जाम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है 23 में कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, 25 में भी कुछ ट्रिकी था पेपर। तो आपको देखना है कि यार उस सिचुएशन में, ठीक है, उस सिचुएशन में जो भी आपने किया है वैसा अगर चीजें नहीं आई तो यू हैव टू बी क्विक टू अडेप्ट। आपको देखना है ठीक है यार, अगर कुछ तो बदला है तो मुझे काम रहना है, सबके लिए टफ है, मैं सॉल्व करूंगा। ये सब चीजें, ये एटीट्यूड आपको मेंटेन करना है थ्रू आउट द एग्जाम, नॉट ओनली टिल प्रीलिम्स, टिल योर रिजल्ट। आपको ये मेंटेन करना है ये सब चीजें, ठीक है। अभी है पीक परफॉर्मेंस। ये भी पीक परफॉर्मेंस मतलब क्या, कि आपका जो पीक परफॉर्मेंस है ना, जो आपको नीड होगी वो तब बेहतर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि बहुत से चीज लोगों का पीक अभी जनवरी फरवरी में आएगा, जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और जैसे एग्जाम पास आती है, ठीक है, उनका पीक जो है ना, वो अभी जैन में उनका हाईएस्ट रहेगा। और जैसे ही एग्जाम आएगी मई में, ये तो ये नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ये, ठीक है। अभी कांस्टेंट, मई में एग्जैक्ट ऊपर चाहिए। हाईएस्ट परफॉर्मेंस आपका आना चाहिए मई में। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुद को ड्रेन करो या 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो मई में, नहीं। लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, एक आपकी जो वाइब है अंदर, वो होनी चाहिए मई में कि ठीक है यार, चीजें अब तक बहुत सी जैसे मैंने प्लान किया था वैसे हो रही है, नाउ आई एम फुल रेडी फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो वो आपका जो प्रोडक्टिविटी है उसमें तो हाईएस्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप रिसेंट पढ़ोगे तो आपको उतना ही चीजें याद रहेगी। तो मई में आपका अच्छा होना चाहिए परफॉर्मेंस। अगेन वीक जो है वो एक वीक पहले आपका होना चाहिए कि उसमें तो आप बैंगर होना चाहिए। क्योंकि अगेन एक वीक पहले आप जितना चीजों को याद करोगे, वो एग्जाम हॉल में आपको रिकॉल करने को ज्यादा आसान होगा, जो आपने 3 महीने पहले पढ़ा होगा वर्सेस एक वीक पहले अगर आप पढ़ रहे हो। इसीलिए अगेन शॉर्ट नोट्स, प्लानिंग, आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको आज पता होना चाहिए, आज मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से ही पता होना चाहिए कि लास्ट वीक में आप क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। क्या आप संडे को पढ़ोगे, मंडे को क्या रिवाइज करोगे, ये सब चीजें, क्योंकि मैंने वो किया था। मुझे पता था कि यार एक एक सब्जेक्ट या दो दो सब्जेक्ट कैसे रिवीजन पेस्ट करनी है, क्या मेरा अप्रोच रहेगा, स्टैटिक पढ़ूंगा या करंट पढ़ूंगा, कैसे करना है। अगर आप इमेजिन करो आप एक वीक पहले हो और आपने सोचा कि ठीक है अभी रिवाइज करते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए ना यार, स्टैटिक पढ़ू कर करंट पढ़ो। अगर स्टैटिक पढ़ने लगा तो आपको लगेगा यार ये करंट बाकी है, करंट पढ़ने लगे तो स्टैटिक बाकी है, ये नहीं। तो इसीलिए आपको बैलेंस बनाना है, इसीलिए प्लान इंपॉर्टेंट है। और अगर इसीलिए शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्मीकांत तो आप एक दिन पहले तो पूरा नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप फ्रिक्वेंटली भूलते हो या यूपीएससी फ्रिक्वेंटली पूछती है,
वो आपको नोट्स के फॉर्म में रखना है ताकि आप आधे घंटे पहले 1 घंटे में उसको रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया पीक वीक। पीक डे अगेन नो डाउट 24th में ये परफॉर्मेंस आपको वहां पे तो लाना ही लाना है। ठीक है, तो ये पीक परफॉर्मेंस के मुझे बताना था आपको। प्लानिंग कैसे करना है आपको, तो अभी हमें करना क्या है, हमें स्टैटिक की 3-4 रिवीजन करनी है मिनिमम, स्टैटिक। ठीक है, प्लस आपको करना है करंट अफेयर्स और जो भी चीजें मैंने बताई उसमें, प्लस सी सेट, प्लस पीवाईक्यूज एंड प्लस टेस्ट। ठीक है, ये है आपका क्रूशियल और मेन इररिप्लेसेबल चीजें, ये तो आप स्किप नहीं कर सकते। तो ये चीजें है, और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। अगर आप दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हो, दिसंबर टू मई, तो आपको 6 महीने मिलेंगे। ठीक है, इसमें आप ऐसा प्लानिंग करो कि ये सब चीजें आपकी सब कवर होनी चाहिए। और अगर आपको प्लान चाहिए, पर्सनलाइज अगर प्लान चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनलाइज प्लान हम आपके हिसाब से, आपके प्रिपरेशन के हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं और बना सकते हैं। लेकिन ये मैं एक रफ स्केच आपको बता रहा हूँ कि इतने टाइम फ्रेम में आपको ये सब चीजें कवर करनी, तो आप उस हिसाब से प्लान करो। अभी कंसिडर करो कि फर्स्ट रीडिंग जो है आपको, फर्स्ट रीडिंग को अगर आपको 60 डेज लग रहे हैं, सेकेंड रीडिंग आपकी होनी चाहिए कम से कम 45 डेज में। ठीक है, सॉरी, मैक्सिमम 45 डेज में होनी चाहिए। और थर्ड रीडिंग आप कर सकते हो 15 से 20 दिन। ठीक है, ये तो स्टैटिक के लिए ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट रीडिंग के बाद इसमें आपको टेस्ट भी ऐड करने हैं, पीवाई क्यूज भी ऐड करने हैं। इसमें थर्ड रीडिंग में तो आपको ज्यादा टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, ये सब चीजें। तो ये आपको प्लान करना है, अभी से आप प्लान करो। ठीक है, आई वुड सजेस्ट आप 1-2 दिन भी ले सकते हो। आप सोचो आपकी क्या रिवीजन और क्या आपकी रीडिंग स्पीड है, कितने टेस्ट देने हैं, आपको किसी को रेफर करना है या किसी को किसी की हेल्प चाहिए तो आप लो। अगर आपके आसपास कोई भी अच्छे से जिसने सीरियसली प्रिपेयर किया होगा, या आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप हेल्प लो, रैंडम प्रिपेयर मत करो, प्लान करके ही प्रिपेयर करो। ठीक है, अभी मैं आगे भी प्लानिंग के हिसाब से, प्लानिंग के लिए और पीवाई क्यूज के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल then take care and prepare smartly. Thank you.